नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दिल्ली नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेता अब जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को एक दूसरे की पार्टी और उनकी कमियों को गिनाना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनावों का बिगुल लगभग बजने वाला है। इसी को लेकर हर पार्टी के नेता का अब जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पुराने नेता के जरिए लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है और जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस ने भी नया नारा दिया है कि वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। इस नारे के साथ कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को जमकर कोसा और उनकी बुराई की और इन सब के बीच वो लोग भी शामिल थे जो दिल्ली नगर निगम के लिए अपने आप को दावेदार घोषित कर रहे थे। सभी हर दूसरी पार्टी को झूठी पार्टी बताने में लगे हैं और इस समर्थन से रैली के साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने भी कहा है कि निगम में कांग्रेस आएगी बहुमत के साथ। देखिए, हमारा ये जिला चांदनी चौक शहर का ये अधिवेशन था। इसमें हमने अपने कार्यकर्ता नेतागण सबको बुलाया था। हमने बातचीत की है दिल्ली शहर में जो पिछले 7 सालों में स्थिति हुई है और लगभग 15 सालों से जो एमसीडी बर्बाद कर दी भाजपा ने, उन मुद्दों पे बात की है। हमने बात की है अरविंद के बदलते हुए चरित्र को लेकर के। आज कार्यकर्ता उत्साह में है, जोश में है। 2 साल में जो दिल्ली ने भुगता है, कोरोना में भुगता है, इस शहर को बर्बाद होते हुए देखा। चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, रोजगार की हम बात करें, प्रदूषण की बात करें, ये तमाम वो बातें हैं जिससे आज ये शहर पीड़ित है। सड़कों पे जाओ तो तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। जिस शहर की पहचान फ्लाईओवर थी, ग्रीनरी थी, विकास था, आज वो शहर फ्री के नाम पर बर्बाद कर दिया गया है। तो आज तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। डिजिटल मेंबरशिप की हमने बात की है। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वेरीफाइड मेंबर हैं। ये उस तरह का झूठ फरेब नहीं है कि मिस्ड कॉल दीजिए मेंबर बन गए। हमारे पास लोगों की सहमति से, उनके आवेदन के साथ वो मेंबर बने हैं। 11,280 के करीब एनरोलर्स हैं। एक फौज है हमारी कार्यकर्ताओं की जो घर घर जा रही है। दिल्ली के अंदर लगभग 13-13,500 बूथ हैं। लगभग 11,500 बूथों पर हमारे एनरोलर्स तैयार हो चुके हैं। आने वाले समय में एक एक बूथ पे घर घर जाकर कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों का, पुराने इतिहास का बाकायदा लोगों को बताएगा, कांग्रेस से जोड़ेगा। और 7 सालों में जो दिल्ली की स्थिति हुई है, जो दिल्ली शहर को जो बर्बाद किया है, भाईचारे पे कुठारा का हाथ हो, डेवलपमेंट की हम बात करें, उन तमाम मुद्दों को लेकर के, शराब नीति को लेकर के, शराब की पहचान इस शहर को देने वालों के खिलाफ लोगों को जागृत करेगा और कांग्रेस से जोड़ेगा। बीजेपी ये चाह रही है कि इलेक्शन 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, बीजेपी जब अपने हार से चिंतित होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। बीजेपी का इतिहास है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन लोकतंत्र में, जमहूरियत में समय पे चुनाव कराना आवश्यक है। अपनी हार को देख करके चुनावों को टालना उचित नहीं है और इस साजिश में अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। आप अपनी सुविधा अनुसार कोरोना काल में चुनाव करा सकते हैं प्रदेशों में, तो ये दिल्ली नगर निगम से भागने का षड्यंत्र क्यों, ये साजिश क्यों, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे एक भाई ने सवाल किया, फ्री पानी देने का वादा किया था, फ्री बीमारी फैलाने का वादा नहीं किया था। ना जनता उम्मीद करती शहर को फ्री बीमारी दी जा रही है फ्री पानी के नाम से। कर पाएगी? देखिए, सवाल उससे पहले शुरू होता है कि आज का निज़ाम क्या है। जो जिस तरह से कॉरपोरेशन ने काम करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी, उसके बावजूद फेल हो गए। आप हालत देख लीजिए, पूरे कॉरपोरेशन के अधीन जितने डिपार्टमेंट आते हैं, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा। उसके बाद उनका कॉरपोरेशन जो कोऑर्डिनेशन होना था आप पार्टी के साथ, जिनकी दिल्ली में सरकार है, आप रोज़ खींचातान रही, रोज़ एक दूसरे को गाली देते रहे, धरने प्रदर्शन हुए। जिनका काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था वो नहीं कर पाए। हमने उससे पहले काम किया और हमारा स्मूथ था बिल्कुल। हमने लोगों की सेवा की भावना से काम करा। ये दिखावे की भावना से काम करते हैं तो ये फेल है, इसलिए जनता कांग्रेस को चुनेगी। दिल्ली सरकार आबकारी नीति लेके आई, जो भाजपा है निगम के अंदर लगभग 15 साल रही, उन्होंने कहीं ना कहीं निगम को बेचने का काम किया। आपके हिसाब से दोनों में से गलत कौन है? दोनों ही गलत है। आप ये देखो, एक के साथ एक शराब फ्री, जिस तरह से शराब की दुकानें खोली, कोई गंगा बहाओगे आप? क्या तमाशा बना दिया आपने? बच्चों के हाथ में दोगे पाउच?
आपका काम था पढ़ाई की तरफ जोर देते, मेडिकल की तरफ जोर देते, डेवलपमेंट की, नए स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते। इन्होंने क्या मजाक बना दिया, ये तो फेल है दोनों। और आज का ये जो हमारा आने का मकसद ये था कि कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। जो हमारे साथी हैं, सब लोग जो हैं आज मिलजुल कर इसको कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज कांग्रेस ही एक ऐसी लार्जेस्ट पार्टी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसका परचम आने वाले टाइम में मोदी जी को बीट कर सकता है। तो हमें इस बार के चुनाव में 2022 में जो कांग्रेस को लाकर यहाँ मजबूत करना है, जिस कारण ये अधिवेशन हुआ। हमारे चौधरी अनिल कुमार जी यहाँ पर, जावेद मिर्ज़ा जी जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया और काफ़ी भारी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद थे, और जिसमें ये साबित होता है कि आने वाला टाइम 2022 कांग्रेस पार्टी का ही होगा। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश इसलिए नज़र आएगी क्योंकि अब तक जो दावे किए गए थे आपकी तरफ से, आम आदमी की तरफ से और बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे वो सब लोगों के बिल्कुल क्लियरली सामने आ चुके हैं। नाउ दे कैन सी लाइक क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन, सो वी हैव वेरी लाइक ग्रेट चांसेस टू कम। सी यू सेड वेरी गुड पॉइंट कि कार्य को देखती है। उन्होंने आम आदमी का कार्य भी देख लिया, बीजेपी का भी कार्य देख लिया। अब हमारा मौका है, हम आएंगे, हम अपना कार्य दिखाएंगे। उन्होंने तो कुछ किया नहीं, अब हम करके दिखाएंगे। तो आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो जनता आपको वोट दे? बेसिकली तो जो चीज़ें आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो दावे ठोक के कर चुकी है वो नहीं कर पाई, और नगर निगम के लिए जो एमसीडी के चुनाव है वो जो बेसिक थिंग्स है लाइक क्राइम मिटाना और गंदगी मिटाना, वो सब हम करेंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी सीधे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, नगर निगम चुनाव को लेकर के दिल्ली में सभी दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सक्रियता बनाती नजर आ रही थी, और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी जिस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम अब शुरू कर दिया गया है, और इसके साथ ही नए नारे का भी उद्घोष कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस भी लगातार सक्रियता बनाती हुई नजर आ रही है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों के अंदर दावे कर रही थी कि 15 साल भाजपा की निगम के अंदर सरकार रही है और वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के गिरी हुई है। मगर यहाँ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि अब की बार निगम के अंदर उनकी ही सरकार आएगी। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से चुनाव बिल्कुल नजदीक आते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर पार्टी जो है वो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करती हुई नजर आ रही है, और यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। मगर इसी को लेकर कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक नारा दिया गया है कि वक्त है कांग्रेस को समर्थन का। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से कल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने कहा कि कांग्रेस से लगातार जनता जुड़ती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने शराब के दिल्ली को जो है वो शराब के नशे में डुबोने का काम किया है। भाजपा ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया, तो कहीं ना कहीं उनके आरोप जो थे वो बिल्कुल साफ होते नजर आ रहे थे। मगर जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी, उससे साफ है कि कांग्रेस जो है वो अब की बार टक्कर देने के कहते मूड में नजर आती है। और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों को घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर यही चीज उनके कार्यकर्ता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो उनके पुराने नेता थे जयप्रकाश की बात करें तो उन्होंने भी यही चीज कोशिश की कि आम आदमी पार्टी को घेरा जाए, भाजपा को घेरा जाए, और कांग्रेस जो पुराने वजूद में थी वो वापस होती हुई नजर आए। मगर देखना होगा कि निगम के चुनाव के अंदर जनता क्या मुद्दा समझकर वोट देती है और किस पार्टी को निगम के अंदर बैठाने की कोशिश करेगी। जी, वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का ये नारा दिया गया कांग्रेस की तरफ से राजीव।
लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली की जनता जो निगम चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सक्रियता जरूर बनाती नजर आ रही है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता वास्तव में कांग्रेस पर विश्वास कर पाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का दावा हमेशा करती रहती है और जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बात कहती रहती है, ऐसे में क्या वास्तव में, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बेहद सक्रिय नजर बनाए रखी हुई है और आम आदमी पार्टी भी सक्रियता बढ़ाती ही चली जा रही है, ऐसे में क्या वास्तव में कांग्रेस का उद्धार हो पाएगा क्या निगम चुनावों में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा बिल्कुल 15 साल लगभग कह सकते हैं निगम के अंदर शासित रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो दिल्ली सरकार के अंदर में है और दिल्ली सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों के लिए बिजली फ्री की बात करें, पानी फ्री की बात करें तो लगातार कोशिश जरूर की गई। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को नशे के अंदर कैसे आदी बनाने की कोशिश की और यहाँ तक कि युवा जो है वो शराब की दुकानों पर देखने को मिले। मगर इसी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी घेरने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार वो वापसी करेगी, तो लगता नहीं है कि अभी तक वापसी हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कल हुजूम देखने को मिला और लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ते हुए जरूर लोग नजर आ रहे हैं, मगर कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी और भाजपा के अंदर भी शामिल होने का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपना वजूद, जो पुराना वजूद था, वो वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर निगम के अंदर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि निगम के अंदर कांग्रेस पार्टी ही आ पाएगी। मगर अभी तक जनता के पास में कहीं ना कहीं विकल्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छे कार्य जरूर किए हैं मगर उनकी कुछ खामियां भी रही है जो शराब आबकारी नीति को लेकर रही थी। भाजपा ने जरूर 15 साल राज किया और निगम के अंदर, मगर भाजपा के द्वारा जो जनता के लिए सुविधाएं होनी चाहिए थी, स्कूलों को जो खोलने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, सिर्फ स्कूलों को बंद किया गया, पार्कों को बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं निगम भाजपा जो है वो भी कहीं ना कहीं जनता की नजर में कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आई। मगर अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ भी कहीं ना कहीं जनता का रुझान है और जनता यही सोच रही है शायद कांग्रेस पार्टी अगर वापसी आती है तो कहीं ना कहीं जनता के बारे में कुछ अच्छे कदम उठाएगी। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर क्या जनता वाकई में कांग्रेस को चुनेगी या फिर आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा को लेकर आएगी दोबारा सत्ता के अंदर। जी, आपने एक बड़ी बात कही कि देखिए कि अब पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, वहाँ की जनता जो दिल्ली की जनता है वो खास तौर पर उन्हें यही चाहिए और ऐसे में दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने इन मुद्दों को फोकस किया है और दिल्ली से बाहर निकल करके भी इन चीज़ों को बताने की कोशिश लगातार करते रहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। तो ऐसे में अगर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सुविधाएं, उन समस्याओं का निराकरण करती आम आदमी पार्टी की सरकार नजर आ रही है और वो मूलभूत सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रही है सरकार, तो ऐसे में तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा फिर तो। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने लगभग क्या दिल्ली की जो जनता की जो छोटी छोटी परेशानियां थी, बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, तो कहीं ना कहीं काफी हद तक स्कूलों के अंदर जो सुविधाएं थी, अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं जनता जरूर उनसे संतुष्ट होती हुई नजर आई। मगर जिस तरीके से जनता का जो रुझान था वो पिछली बार भी देखने को मिला, विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दोबारा चुनकर सत्ता के अंदर लेके आई, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वजूद बिल्कुल बढ़ा है और इसी को लेकर दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने 5 राज्यों के चुनाव के अंदर बिल्कुल रखा है और कहीं ना कहीं कोशिश भी की गई है कि जनता जो है वो उनकी तरफ आकर्षित हो। मगर देखना होगा यहाँ पर जनता जो है वो वाकई में आम आदमी पार्टी को निगम के अंदर लेके आएगी या नहीं लेके आएगी। मगर जिस तरीके से शराबकारी यानी कि आबकारी जो नीति आई थी उसको जरूर कहीं ना कहीं भाजपा ने मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं जनता जो है वो इस चीज को लेकर परेशान भी होती नजर आई, क्योंकि मंदिरों के पास की बात करें, स्कूलों के पास की बात करें, वहां पर जिस तरीके से शराब की दुकानें खोली गई और जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब परेशानी जरूर आम आदमी पार्टी की बढ़ा सकती है। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है तो लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी कुछ ना हद तक तो 50% के करीब तो सीट तो हासिल करने की कोशिश जरूर करेगी, मगर सत्ता के अंदर पूरे बहुमत से आ पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजू हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता, तो जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से अब दिल्ली नगर निगम के चुनावों को लेकर के, एमसीडी के चुनावों को लेकर के लगातार सभी राजनीतिक दल सक्रियता बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अब जोर शोर से प्रचार प्रसार करना और लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही एक नारा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे अब अगली खबर का। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ संबंधित किसान संगठनों की बैठक रोलिया राम कॉलोनी में स्थित कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता पंजाब किसान यूनियन के सुखदेव सिंह भोगकावा ने की है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि लुधियाना में संगठनों की हुई मीटिंग के फैसले के मुताबिक 7 मार्च को सुबह 11 बजे डीसी कार्यालय के आगे विशाल धरना दिया जाएगा। धरने में मांग की जाएगी कि बीबीएमबी से पंजाब का अधिकार छीनकर केंद्र सरकार ले गई है उसे वापस दिया जाए। सतबीर सिंह सुल्तानी व गुलजार सिंह ने बताया कि भाखड़ा डैम सांझे पंजाब की जमीन पर व पंजाब के ही सारी खर्च पर बना हुआ है। पंजाबी प्रांत बनने के समय 60 से 40 के रेशियो से पंजाब के अधिकारी नियुक्त करने बनते हैं, लेकिन यह नियम केंद्र ने रद्द कर दिया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही चंडीगढ़ के बिजली विभाग के निजी हाथों में सौंपने के कड़े शब्दों में निंदा की गई है। इसके अलावा डीएपी खाद का दुकानों पर न मिलना और गन्ने का मूल्य बकाया जारी न करने पर ऐतराज जताया है और उन्होंने कहा है कि 7 मार्च को दिए जा रहे धरने के बाद यदि मांगें पूरी न हुई तो बाद में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने समूह किसानों को धरने में पहुंचने की अपील की है। इस मौके पर प्रसिद्ध गीतकार व लोक गायक अमरजीत गुरदासपुरी की पूरी तरह गहरा दुख व्यक्त किया गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की यह बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया कि आज ये धरना प्रदर्शन डीसी कार्यालय के सामने करेंगे, लोगों से बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की इसमें अपील की गई है। 11 बजे समय निर्धारित किया गया है। जिस तरीके से मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन देने की बात कही गई है, क्या अपडेट है इस पर आज? देखिए, अगर हम बात करें धरना प्रदर्शन देने की तो 12 से 2:30 बजे के बीच का टाइम पीरियड रखा गया है, जहां पे अलग अलग पूरे पंजाब के डीसी दफ्तरों के आगे प्रदर्शन किया जाएगा। पर आपको बता दें, इससे पहले फ्राइडे को भी अगर हम कहें सभी जो 22 के 22 किसान जत्थेबंदियां उनकी तरफ से पंजाब की राज्यपाल से मिलने की कोशिश की गई थी। इससे पहले उन्होंने किसान भवन में मीटिंग की थी जिसमें मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई थी, जिसमें यूक्रेन का मुद्दा था, बीबीएमबी का मुद्दा था, जो पंजाब शिक्षा बोर्ड में जो पंजाबी सिख या फिर हम कहें पंजाब के इतिहास से छेड़छाड़ का मसला सामने आया था, वो मुद्दा रखा गया था। और इन सभी और अन्य छोटे छोटे मुद्दे, उन सबका एक मेमोरेंडम, कंबाइंड मेमोरेंडम पंजाब के राज्यपाल को सौंपने के लिए सभी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अधिकारी गए थे। बलबीर सिंह राज्यपाल ने इन्हें लीड किया था, इनके साथ में रुल्दू सिंह मानसा और अन्य किसान नेता थे, पर उन्हें राज्यपाल से नहीं मिलने दिया गया या उनकी मीटिंग नहीं हो पाई। बकायदा अगर हम कह सकते हैं कि जब वो पंजाब राजभवन के आगे पहुंचे तो वो गेट पे बकायदा आधे से 1 घंटा वेट किया। उन्होंने वहां पे धरना तक देने पे मजबूर हो गए थे, पर उसके बाद क्यों धरना भी दिया गया। पहले सड़क पे बैठे गए, पहले पंजाब राजभवन, उसके बाद पंजाब राजभवन के आगे बैठ के धरना किया गया। फिर अंदर से मैसेज आया कि आप में से कोई 5 लोग आ सकते हैं, पर उसके बाद भी जब सहमति नहीं बनी तब किसानों ने वहीं पर ही हम कहें पंजाब राजभवन के आगे अपना मेमोरेंडम पहले चिपकाने की कोशिश की। जब वो नहीं चिपकाया गया तो उसके मेमोरेंडम को वही जमीन पर रख के उस पर जूते मारे गए और उसके बाद वहां से सभी किसान आगू चले गए। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से प्रशासन व्यवहार कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो लोगों की सुनना ही नहीं चाहता और कहीं ना कहीं जो पंजाब के हित पे डाका डाला जा रहा है, ये इसका सीधा प्रमाण है कि पंजाब के लोगों के लिए नहीं कोई काम हो रहा, बाहर जो अगर हम केंद्र सरकार से अपनी मनमानी करना चाहती है। और इसी कड़ी में अगर हम कहें कि लगातार आंदोलन की कॉल की गई थी और 7 को अगर हम कहें यानी कि आज पूरे सभी पंजाब के सभी डीसी दफ्तर के आगे फिर से धरना दिया जाएगा। और जो सबसे अहम मुद्दा बार बार रखा जा रहा है वो बीबीएमबी का मुद्दा है या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का मुद्दा है। और ये मुद्दा बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पंजाब जैसा आप सबको पता है कि खेतीबाड़ी सूबा है और यहाँ पर पानी को लेकर बहुत बड़ी चिंता हमेशा ही रहती है, क्योंकि जिसके पास भी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की अगर हम कहें कि अधिकारियों के जो राइट होता है पानी कंट्रोल करने का, और अगर पंजाब में पानी की कमी होती है तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। जी बिल्कुल, आप ये लगातार जिस तरीके से जानकारी दिए हैं कि बीबीएमबी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस के नेता की तरफ से पत्र भी लिखा गया था इस पर, क्या उस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई या उसको लेकर के कोई विचार मंथन किया जा रहा अब तक?
जी नहीं, देखिए अगर हम कहें कि शिकायत हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आनी शुरू हो चुकी है, चाहे हम अकाली दल की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। अकाली दल की तरफ से बकायदा सवाल खड़े किए गए थे, अगर हम कहें कांग्रेस की तरफ से बकायदा सवाल खड़े किए, अगर हम कहें मनीष तिवारी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, पर एज सच अभी तक कोई रिएक्शंस नहीं आया है, कोई जवाब नहीं मिला है। बकायदा अगर हमने बीजेपी से भी बात की, अगर हम कहें कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से भी जब इसके ऊपर सवाल जवाब किए गए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों पंजाब का हित, जो अगर हम कहें बीबीएमबी की जो चेयरमैनशिप है उसमें जो टाइम पीरियड बाउंड है, आखिर वो पंजाब से और हरियाणा से लेके क्यों केंद्र सरकार अपने कैडर के किसी को दे रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सीधे तौर पर उनकी तरफ से खड़ा कर दिया गया था। पर इसके ऊपर अश्विनी शर्मा ने एज सच कमेंट नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही जवाब लेके आएंगे, मतलब उस वक्त उनके जवाब नहीं हो, जल्दी जवाब लेके आएंगे, और उसमें कह रहे हैं कि वो जवाब पंजाबियों के हित में होगा। अब ये बात तो वो कह गए हैं, पर इसके ऊपर अब ये देखना होगा कि जवाब क्या आता है केंद्र सरकार की तरफ, क्योंकि जो इससे पहले का जवाब आया उसमें कह रहे हैं कि करप्शन एक मेन इश्यू बताई गई थी। पर सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में करप्शन है या फिर धीरे धीरे स्टेट्स के राइट्स छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार यही सवाल अगर हम कहें सभी पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है कि धीरे धीरे चाहे वो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र है उसे बढ़ाया गया, उसके बाद डैम्स की सिक्योरिटी रीजन तहत अगर हम कहें केंद्र सरकार हर चीज अपने अंडर ले रही है, पर लोगों को सीधा ये कहना है कि जब वो हमारे एरिया में बना है, जब अगर हमसे जो पैसे जो अगर हम कहते हैं उसकी देख रेख, हमारी अपनी जमीन, सब कुछ हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया, तो बकायदा जब वो चीज बन रही तो हमारे राइट्स अगर हम कहें मेंशन किए गए थे कि 60-40 रेशियो में ये हमारा पंजाब और हिमाचल का होगा, वहां पे जो राइट्स होंगे वो भी डिवाइडेड होंगे कि चेयरमैन कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा, वो सब कुछ की सिक्योरिटी तक किसकी होगी वो सब चीज निर्धारित की गई थी। तो आखिर क्यों अब डैम सिक्योरिटी रीजंस को बता के लास्ट मोमेंट से हम कहें कि अब जाके ये चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, आखिर जब ये चीज कंस्ट्रक्ट हो रही थी, जब ये चीज बन रही थी, तो उसी वक्त क्यों ये चीज नहीं डिसाइड की, क्योंकि अब यह सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो अगर हम कहें स्टेट्स के अधिकार क्षेत्रों का सीधा सीधा हनन बनता जा रहा है, ये जैसे ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर पिछले दिनों का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं द्वारा भी पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नरों को मेमोरेंडम सौंपे गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से सुखबीर बादल का बयान आता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी पंजाबियों के साथ फ्रॉड न करे बल्कि सही तरीके से समर्थन करने की बात कही गई थी उसमें। ऐसे में अब लगता है कि ये पूरे बीबीएमबी को लेकर के मामले को लेकर कहीं ना कहीं पंजाबी या पंजाब के लोगों के हित की इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल अपनी राजनीति साधने में, अब राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। जी देखिए, अगर हम कहें कि बीबीएमबी का एक मुद्दा धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, और इसमें हम सीधे तौर पे कहेंगे हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीबीएमबी का मुद्दा सीधे तौर पे पानी से जुड़ा है। पानी का सीधा अगर हम कंसिडर करते हैं तो खेती से जुड़ा है, पंजाबी एक खेती बाड़ी सूबा है, तो ऐसे में बीबीएमबी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा पंजाबियों के लिए बन जाता है, पूरे पंजाब के लोगों के लिए बन जाता है, और इसका इन्फ्लुएंस, इसका असर पूरे पंजाब पे पड़ता है, और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी को पता है। और शायद इसी चीज को देखते हुए कि अगर इस मुद्दे को लेकर हम कहेंगे इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो पंजाब को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और जिस भी पार्टी, जो भी पार्टी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी उसका लोग कभी माफ नहीं करेंगे। तो शायद ये चीज सभी राजनीतिक दलों को एहसास है, और इसी वजह से इस मुद्दे को उठाते हुए अब राजनीति करने में लग गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, और यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और खबर में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश और गोवा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च को आने हैं। विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां रिजल्ट आने से पहले बीजेपी विपक्षी नेताओं को फोन टैप कर रही है, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले बीजेपी ने यही किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में जहां चुनाव शुरू हैं और जल्द ही नतीजे आने वाले हैं, वहां के विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि गोवा में भी फोन टैपिंग का महाराष्ट्र पैटर्न शुरू हो गया है। संजय राउत ने कहा कि गोवा में प्रमुख नेताओं का फोन टैप हो रहा है। दिगंबर कामत ने उनका फोन
टैप होने की चिंता जाहिर की है। उनके अलावा अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्हें बताया है कि उनके फोन टैप कराए जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने 2 साल पहले 2019 में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले यही किया था, नेताओं के फोन टैप कराए थे। यह मामला सबके सामने है और आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे सत्य प्रकाश सोनी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अब लगातार मामला एक बार फिर से ये तूल पकड़ता चला जा रहा है, फोन टैपिंग को लेकर के जिस तरीके से संजय राउत ने ये बड़े सवाल उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है और जो चिंता जताई गई है उत्तर प्रदेश को लेकर के भी मुख्य विपक्षी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसके मुखिया अखिलेश यादव को लेकर के भी जताई गई है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 2019 में चुनाव के दौरान जो है बीजेपी ने कई नेताओं के फोन टैप करवाए थे, जिनमें खुद संजय राउत का फोन टैप किया गया था और एनसीपी के बड़े नेता खड़से का जो है फोन टैप किया गया था। इसका खुलासा होने के बाद यह जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उनमें गोवा से भी वहां के वरिष्ठ कांग्रेस नेता का भी फोन सामंत ने उन्हें दी है कि उनका भी फोन टैप किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी उन्हें मिली है। इसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और बताया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का भी फोन टैप हो सकता है। इस तरह की गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। सत्य प्रकाश से एक और बड़ी बात कही गई है। संजय राउत ने दरअसल कहा है कि कई कांग्रेस नेता हैं जो उन्होंने बताया है संजय राउत से कि उनके फोन टैप कराए जा रहे हैं। क्या उन नामों का खुलासा भी संजय राउत ने किया है क्या कि कौन से वो कांग्रेसी नेता हैं जिनको संदेह है या जिन्होंने संजय राउत से बताया है कि उनके फोन टैप कराए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के कई नेता और एनसीपी के नेता, उसके बाद शिवसेना के नेता ने गंभीर आरोप लगाया था, जो है तमाम बड़े नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। ऐसे में पुणे में जो है नाना पटोले के खिलाफ भी एक मामला सामने आया, जहाँ ये जानकारी मिली है कि नाना पटोले ने बताया है तो उनका भी फोन टैप किया जा रहा है, जिसको लेकर पुणे में जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसकी भी जांच की जाती है। जिस तरह से जो है तो सत्य प्रकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क की समस्या आ रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब संजय राउत ने ये बड़ा बयान दिया है, दरअसल संजय राउत ने कहा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और जहां पर मतदान होने हैं, उन राज्यों में विपक्षी दलों के फ़ोन टैप कराए जाएंगे और ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। दरअसल गोवा में भी फ़ोन टैपिंग हो रही है, यूपी में भी बड़ा खतरा है, ये बात शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी दावा किया है कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने संजय राउत को बताया है या उनसे अंदेशा जताया है कि दरअसल उनके फ़ोन टैप हो सकते हैं या टैप हो रहे हैं। ऐसे में संजय राउत ने ये केंद्र की सरकार पर बड़ा हमला बोला है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी है और उसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, उसको लेकर के भी संजय राउत ने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लगातार सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, आप अपनी बात पूरी करिए।
योगेश जी देखिए, जिस तरह से संजय राउत ने आरोप लगाया है कि देश के अन्य राज्यों में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ, आने वाले समय में जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इस बीच उन्होंने जानकारी दी है कि अखिलेश यादव भी फोन टैपिंग के मामले में एक शिकार हो सकते हैं, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि उन्होंने बताया कि जिस तरह से 2019 चुनाव के दौरान उनके और उनके सहयोगी एनसीपी नेता खड़से के फोन टैप किए गए थे, ऐसे में ये जानकारी एक और उन्होंने दिया है कि गोवा के भी एक कांग्रेसी बड़े नेता का भी फोन टैप किया गया है। उन्होंने खुद फोन करके उन्हें जानकारी दी, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से वार पलटवार अक्सर कभी न कभी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आए दिन नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं और उन पर जारी रहता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से रश्मि शुक्ला का बयान दर्ज किया गया है, उस बयान में बताया गया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में तमाम बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी ने इस तरह का फोन टैपिंग करवाया है। इस तरह की जानकारी खुद रश्मि शुक्ला ने दिया है। फिलहाल रश्मि शुक्ला का कहना है कि लेकिन उन्हें कोई इस दोषारोपण को शामिल न किया जाए, क्योंकि वह अलग से इस पूरे मामले में नहीं है। लेकिन जिस वक्त फोन टैपिंग किया गया, उस वक्त जो है के तौर पर जो है कार्यरत थी आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला, जाहिर तौर पर इसी लिहाज से शुक्ला के खिलाफ मुंबई और महाराष्ट्र में 2 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल 25 मार्च तक इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रश्मि शुक्ला के जो बयान दर्ज किए गए हैं, रश्मि शुक्ला ने इस बात को कबूला है कि वास्तव में फ़ोन टैपिंग कराई गई थी कुछ अधिकारियों की। अगर इसी तरह संजय राउत की बात कहीं ना कहीं सही निकल गई और अगर नेताओं के फ़ोन टैप वास्तव में कराए जा रहे होंगे, तो ये तो वास्तव में लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए योगेश जी, पिछले दिनों भी इस बात का खुलासा हुआ था कि विदेश से कोई मशीनरी लाई गई है, जिसके जरिए मुंबई में लगातार कई बड़े नेताओं के फोन टैप किए गए। इस बीच संजय राउत ने जानकारी दी है कि जिस वक्त 2019 की सरकार बनाने के लोग लेकर जद्दोजहद चल रही थी, उस दौरान बीजेपी लगातार कई बड़े नेताओं के फोन टैप करवा रही थी। इस तरह का खुलासा संजय राउत ने कहा है और उन्होंने नाम न लेते हुए ये भी कहा है कि जो इस वक्त गोवा के प्रभारी बने हुए हैं, उस वक्त भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे महाराष्ट्र मुंबई में। तो जाहिर तौर पर उन्होंने सीधे आरोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर लगाया कि किस तरह से फोन टैपिंग का मामला सामने आया। उसके बाद बीजेपी इस पूरे मामले में बोलने से कतरा रही है। फिलहाल आरोपों का दौर जारी है, क्योंकि नाना पटोले ने भी कहा है कि उनका भी फोन टैप किया गया था और अभी भी उन्होंने जो है पुणे एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है अननोन अज्ञात शख्स के खिलाफ। तो जाहिर तौर पर यह पूरा बड़ा मामला है, क्योंकि लगातार बीजेपी ने जिस तरह से एक बड़े खुलासे किए हैं, उसका है कि फोन टैपिंग ही है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मामला तोल पकड़ता जा रहा है, अभी तक पेगासस का मामला जिस तरीके से सदन के अंदर जोरों शोरों से उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा और विपक्षी दल सभी एकजुट नजर आए थे और उसके बाद सड़क से लेकर के सदन तक इसमें जमकर हंगामा हुआ था। और एक बार फिर से अब इन 5 राज्यों में चुनाव जो नतीजे आने हैं, उन नतीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ी आवाज़ उठाई गई है संजय राउत की तरफ से, सत्य प्रकाश। लेकिन अगर मान लीजिए कि नतीजे विपक्षी दलों के विपरीत अगर चले जाते हैं, तो ये तो बड़े आरोप लगाने वाले पहले से, मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती है कि ये भूमिका बनाने लगते हैं। पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम करते थे, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यही आरोप रहेगा कि दरअसल जनता ने इन्हें नकार दिया है, तो इनके पास कोई अब आरोप लगाने के कोई मुद्दे तो है नहीं, तो इस वजह से ये जो है बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के सबसे बड़े चुनाव को संज्ञान लेता है और बताता है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का रणनीति सही समीकरण बैठता है तो जाहिर तौर पर पूरे देश में जो चुनाव होगा उस पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। ऐसा कि आज जो है आखिरी चरण का चुनाव होगा, 10 मार्च को जो है उस पर रिजल्ट आने बाकी है। लेकिन जिस तरह से राउत ने कहा है कि अब कहीं न कहीं जो है चुनाव का जो समीकरण है उसको देखते हुए बीजेपी लगातार आक्रोशित है और बीजेपी को डर है कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर समीकरण बदलने की कोशिश न करे,
इस लिहाज से उनके भी फोन टैपिंग का जो है शक गहराता जा रहा है। इसलिए उन्होंने बताया कि मुझे चिंता है कि अखिलेश यादव का भी कहीं फोन टैप न हो जाए, क्योंकि बीजेपी डर रही है कि हमारी सरकार आएगी या नहीं। अगर नहीं आती तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास एक हथकंडा होगा, एक शस्त्र होगा जो बताने के लिए कि फोन टैपिंग के जरिए वो खुलासा करेगी कि किस तरह से अखिलेश यादव ने वोट और जीत को मैनिपुलेट किया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ मुंबई से संवाददाता बने हुए थे जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अब लगातार फ़ोन टैपिंग के मामले को लेकर के सक्रियता बनाती नजर आ रही है विपक्षी राजनीतिक दल, और कहीं न कहीं संजय राउत ने बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, और इसके साथ ही साथ उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गोवा के कांग्रेस के नेता ने उन्हें फ़ोन करके जानकारी दी है और उन्होंने अपने फ़ोन टैपिंग की चिंता जाहिर की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया संजय राउत ने। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के को लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनादेश आना है 10 मार्च को, उसको लेकर के खासिया चिंतित हैं वो, और अखिलेश यादव के फ़ोन टैपिंग को लेकर के भी उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है। और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग आज उत्तर प्रदेश में जारी है। वोटिंग के बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है, और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। और उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, पीपीई किट और मास्क की व्यवस्था भी की गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6 चरणों का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, और अब 7वें चरण का मतदान आज हो रहा है और आखिरी चरण बचा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से मतदान क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी गई है। अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यूपी के 9 जिलों वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में वोट डाले जाएंगे। इसमें पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है, जिस पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, और सभी दल वाराणसी से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश में हैं। इसीलिए रैलियों और रोड शो में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। काशी में पीएम मोदी के साथ ही अखिलेश यादव ने भी खूब भीड़ जुटाई। वहीं प्रियंका गांधी भी इस दौरान पीछे नहीं रहीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी साफ किया गया है कि सुरक्षा पर पूरा जोर दिया जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा के साथ ही कोरोना नियमों पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग आज जारी है, और इस दौर में 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिन पर 613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और इस दौर में नक्सल प्रभावित चकिया, दुद्धी और राबर्ट्सगंज सीट पर भी मतदान हो रहा है। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, और हालांकि 4 सीटों का, चकिया, दुद्धी और राबर्ट्सगंज सीट का जिक्र करें तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी हो गया है, लेकिन शाम 4 बजे तक ही इन जगहों पर मतदान होगा। इसलिए इन सीटों पर मतदान से 48 घंटे पहले शनिवार शाम 4 बजे तक ही चुनाव प्रचार भी हुआ था। अन्य सीटों पर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार हुआ था। जबकि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज उत्तर प्रदेश के आखिरी पड़ाव में चुनाव पहुंच चुका है, मतदान जारी है 7वें चरण का, क्या कुछ अपडेट है? बीच में जो रण है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर आज आखिरी चरण का मतदान है, और 7वें चरण का मतदान आज हो रहा है। तो वही बात की जाए तो ये सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा, और 9 जिलों की 54 सीटों पे मतदान होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस, सोनभद्र, आजमगढ़, जहाँ अखिलेश यादव का गढ़ है, उसका कहीं ना कहीं बीच में आज जनता वोट देने का काम करेगी। और जाहिर सी बात है कि जनता
आज भरपूर वोट देने की मूड में, क्योंकि तमाम जो दिग्गज है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, सभी ने ट्विटर के माध्यम से जनता से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम किए। लगातार उसके लिए कोशिश की है। हालांकि निर्वाचन आयोग से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और सुबह से ही मतदान चालू हो गया है और इसको लेकर आज आखिरी क्षण का मतदान है, जो रण है 22 का। उस रण में कौन विजय होता है, ये तो फिलहाल 10 मार्च को पता चलेगा। बिल्कुल जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र चौहान लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर जिस तरीके से दिग्गजों का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों की साख इस बार दांव पर लगी है। वो चाहे नीलकंठ तिवारी का जिक्र करें, चाहे दारा सिंह चौहान का जिक्र करें जो कि अब समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है, और इसके साथ ही गिरीश का जिक्र करें। तमाम सारे ऐसे नेता हैं और ये मंत्री के नाम हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि अपने ज्यादा से ज्यादा मंत्री जो पिछली सरकार में थे उनको टिकट देने का काम किया गया था और नए का काम किया। तिवारी वो हालांकि मतदान कर चुके हैं। गिरीश चंद्र यादव उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं साख लगी हुई है। 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खासतौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों की जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक मत प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी मतदाता भाइयों को मैं 7वें चरण के मतदान के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और मतदान के लिए सबसे मैं अपील भी करता हूं। योगी आदित्यनाथ को, जो कि साफ तौर पर लोगों से अपील कर रहे थे कि वो घर से बाहर निकलें और मतदान करने अवश्य जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
और हमारे साथ लगातार संवाददाता जितेंद्र चौहान बने हुए हैं। जितेंद्र, आज अगर जिक्र करें तो एक बड़ा संयोग भी बन रहा है। देखिए, वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और उधर आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। आज दोनों इन दिग्गजों के संसदीय क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी अग्नि परीक्षा होगी। जितेंद्र, देखिए योगेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान है। आजमगढ़ के जो कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव का गढ़ है, वहाँ सांसद भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही उनकी साख दोनों ही दांव पे लगी हुई है। और यहाँ प्रत्याशी की बात नहीं, यहाँ जो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रधानमंत्री हैं वो कहा जा सकता है, और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है अखिलेश यादव। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की साख लगी हुई है, क्योंकि आजमगढ़ से अपनी सीट बचा पाना बड़ा कहा जाता है कि इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से सांसद भी रह चुके हैं अखिलेश यादव। तो जाहिर सी बात है सहयोग बड़ा है और जनता दोनों ही और वोट कर रही है और दोनों के बीच में ही मतदान करने का काम कर रही है। कितना सफल होता है ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन सभी आज जितने दिग्गज थे 7वें चरण के मतदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव हो, सभी ने अपील की जनता से कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। और इसकी जरूरत शायद यूं लग रही है क्योंकि ये जरूर कहा जा सकता है कि बड़ा उसमें चुनाव हो सकता है, और ये चुनाव इसलिए है क्योंकि कांटे की टक्कर भी हो रही है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन 7वें चरण में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार है और इसमें दम पर जीत की आस लगाए हुए बसपा भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो जातिगत समीकरण चरण 90 के दशक से हमेशा प्रभावी रहे हैं। देखिए, बसपा ने जो कहा जा सकता है कि 2007 में अपनी सरकार लाई थी बसपा, उस समय उसने वर्चस्व का काम किया था और यूं कहा जा सकता है कि उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम किया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो इस बार भी कोशिश की है कि जहां वर्चस्व है उसी को टिकट दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। कहा जा सकता है कि जहां जिसका गढ़ हो, चाहे पंडितों का गढ़ हो तो वहां पंडितों को काम करने का, जहां मुस्लिम गढ़ होगा वहां मुस्लिमों को टिकट देने का काम किया है। तो एक अच्छा कहीं ना कहीं इस बार चुनाव, हालांकि उनका वोटर साइलेंट रहता है क्योंकि दलित वोट बैंक बात की जाए, मुस्लिम वोट बैंक बात की जाए तो वो अपनी ओर खींचने की मायावती ने पुरजोर कोशिश करी है। और यही वोट बैंक है, चाहे दलितों का वोट बैंक हो चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, वो जिस ओर चला जाएगा ये कहा जाता है कि वो सरकार वो पार्टी बना ले जाती है। लेकिन बसपा सुप्रीमो की मायावती की भी साख लगी हुई है, क्या कितनी सीटें वो खींच खिलाती है, और वो ट्रम्प कार्ड के रूप में कहा जा रहा है कि वो ट्रम्प कार्ड के रूप में काम करेंगी। वो अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें लाती है, 30 से 35 सीटें लाती है, तो वो जिस ओर चली जाएंगी उस ओर सरकार बनना तय हो जाती है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी क्योंकि 10 मार्च का समय बचा है, मतदान की मतगणना होगी और मतगणना के बाद साफ होगा कि आखिरकार किस पार्टी ने कितनी बाजी मारी और 2022 में कितना चुनाव इंपॉर्टेंट था, किस मुद्दे पर जनता ने वोट किया, वो अभी सब तय होगा 10 मार्च को। अच्छा, अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख तो दांव पर लगी है, ये दोनों दिग्गज नेता हैं। और इसके साथ ही साथ जो छोटे दलों से नेता हैं, वो चाहे राजभर का जिक्र करें, चाहे संजय निषाद का जिक्र करें, चाहे अनुप्रिया का जिक्र करें, क्योंकि ये बड़ा दम भरते हैं और ये कहते हैं कि इनके बिना सरकार उत्तर प्रदेश में बन नहीं पाएगी। इनका पूर्वांचल में एक जनाधार है और अब अंतिम चरण के आज चुनाव में मुझे लगता है कि इन लोगों की भी परीक्षा होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों का एक अपना प्रभाव होता है, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अपना दल के अनुप्रिया पटेल हो, वो सब कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का बड़ा प्रभाव होता है। और 2 से 4 या 5 सीटें कहा जा सकता है कि वो जिताने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई लड़ रही है। और संजय निषाद जहां मछुआरा समाज की बात करते हैं तो वो अपनी ओर कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने आपकी इस बार अपना सहयोग बनाए रखा हुआ संजय निषाद से, और संजय निषाद के ऊपर जिम्मेदारी की ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जिता के लाए, क्योंकि वो सिंबल पे भी, अपने सिंबल पे भी लड़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ा रहे हैं। और जहां निषाद
भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कितना प्रभाव डालता है, क्योंकि ये एक मोर्चा इन्होंने बनाया है, एक मोर्चा संकल्प मोर्चा बनाया है, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने मिला के छोटी छोटी पार्टी सब अखिलेश यादव ने अपनी और पाले में खींच ली है, वो कितना प्रभाव डालती है ये तो फिलहाल अभी मतगणना की बात ही पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए जितेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए थे संवाददाता। तो लगातार अब अंतिम चरण का आज जो मतदान जारी है और ऐसे में तमाम सारे ऐसे सियासी सुरमा हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और इनका सियासी भविष्य क्या होगा वो 10 मार्च को पता चल जाएगा। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।